Hello, good morning friends. Welcome back on my channel. एंड लास्ट वीडियो में हमने फाइल्स तक कवर किया था. आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज हेक्सो. हेक्सो के बारे में सब लोग जानते ही होंगे. हेक्सो मीन्स व्हाट? आरी. आरी से हम लोग क्या करते हैं? मेटल कट करते हैं. आरी से हम लोग क्या करते हैं? हेक्सो से क्या करते हैं? वी आर यूजिंग फॉर कटिंग द मेटल्स. सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ हेक्सो. वन इज एक्चुअली सॉ विच इज यूज फॉर द कटिंग वुड. तो पहला होता है हमारा फिक्स्ड हेक्सो. फिक्स हेक्सो इज यूज फॉर कटिंग द मेटल. इसमें हमें क्या ध्यान देना होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेक्सो एंड सॉ? हेक्सो में क्या होता है? जो तीत होता है वो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है. किस डायरेक्शन में होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ होता है. तो जो सॉ होता है उसमें जो तीत होता है हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, पीछे की तरफ होता है. तो जब हम हेक्सो यूज करते हैं, आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो हमारा मेटल कट होता है, और जब हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं तब हमारा मेटल डस्ट रिमूव होता है. क्लियर एवरीवन? सो फिक्स्ड हेक्सो बेसिकली दोनों साइड उसमें ब्लेड होते हैं. जो ब्लेड होता है दोनों साइड उसमें तीत होता है. आप डायरेक्शन को चेंज करके भी तीत को बदल के भी यूज़ कर सकते हैं. जो एडजस्टेबल हेक्सो होता है इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के ब्लेड को लगा सकते हैं, और फिक्स हेक्सो में सिर्फ सिंगल साइज़ का ही ब्लेड यूज़ किया जाता है. सॉ में एक ही तरफ टीथ होता है, ठीक है, और इसमें ये वुड कटिंग के लिए यूज़ होता है. इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप अपनी तरफ खींचते हैं तब आपका जो लकड़ी है वो कटता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉ डस्ट रिमूव होता है. इसके ब्लेड को चेंज नहीं किया जा सकता है, ये पूरा फ्रेम के साथ ही होता है. बट हेक्सो में आप ब्लेड को भी चेंज कर सकते हैं अगर ब्लेड डैमेज हो जाता है. तो ये कैसा दिखता है? लेट्स सी द हेक्सो. This is your hacksaw. Okay, this is what? This is the hacksaw. ये ये हैक्सॉ फ्रेम है आपका, और ये आपका ब्लेड लगा हुआ है. इसके आगे बटरफ्लाई नट होता है और इसमें लॉक पिन होते हैं. ठीक है, लॉक पिन होता है और बटरफ्लाई नट होता है. ये जो है आपका बटरफ्लाई नट है और ये आपका लॉक पिन है. दिस इज योर फिक्स्ड हेक्सो. जब आपको ब्लेड को चेंज करना होता है तो आप पहले क्या करते हैं? बटरफ्लाई नट को लूज करते हैं. पिन लूज हो जाता है. पिन लूज होने के बाद आप ब्लेड को निकालते हैं और फिर नए ब्लेड को लगाते हैं. तो नए ब्लेड को लगाने से पहले आपको क्या सेफ्टी फॉलो करनी है? टीथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए. हैंडल पकड़ करके आपको देखना है कि टीथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, बटरफ्लाई नट की तरफ होना चाहिए. टीथ कहीं से डैमेज नहीं होने चाहिए और ब्लेड कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ब्लेड को चेंज करते हैं. क्लियर है? इसके बाद आता है आपका एडजस्टेबल हेक्सो. एडजस्टेबल हेक्सो. एडजस्टेबल हेक्सो कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या काम है उसका? एडजस्टेबल हेक्सो का जो फ्रेम होता है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के ब्लेड को यूज करने के लिए. ठीक है. इसके बाद आता है आपका सॉ. इसके बाद क्या आता है आपका? सॉ. तो सॉ जो होता है लकड़ी कट करने के लिए होता है. इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में तीत होती है. इसको चेंज नहीं किया जा सकता. अगर ब्रेक हो गया तो आपको नया ही लेना पड़ेगा. क्लियर है? और जो आपका नेक्स्ट है आपका स्मॉल हेक्सॉ. स्मॉल हेक्सॉ क्या होता है कि स्मॉल हेक्सॉ से हम लोग पाइप, कोई रबड़ पाइप है या गैस पाइप है, इसको कट करने के लिए स्मॉल हेक्सा का यूज़ करते हैं. ठीक है. और वायर्स कट करने हैं, थिन वायर, पतले वायर को कट करने के लिए आप स्मॉल हेक्सॉ का यूज़ करते हैं. तो इसमें आपने चारों हेक्सॉ को देखा. अब इसमें हमने बात किया था कि हेक्सो ब्लेड चेंज करने से पहले क्या सेफ्टी लेनी है. तो ब्लेड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, टीथ गुड कंडीशन में होना चाहिए, प्रॉपर टाइट होना चाहिए. बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ओवर टाइट नहीं करना, अदरवाइज ब्लेड के टूटने के चांसेस होते हैं. ठीक है. इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? प्रोसेस फॉर चेंजिंग द ब्लेड. बटरफ्लाई नट को ओपन करिए, लॉक पिन को लूज करिए, उसके बाद आप ब्लेड को नए नए ब्लेड को लगाइए, प्रिकॉशन ध्यान रखते हुए कि ब्लेड का टीथ डैमेज ना हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, ब्लेड में कहीं क्रैक ना हो. उसके बाद आप उसको बटरफ्लाई नट को पिन में लगा करके टाइट कर दीजिए.
क्लियर एवरीवन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पंचेस। पंच क्या होता है? पंच इज यूज फॉर मार्किंग ऑन वर्क पीस। किसी भी वर्क पीस पे अगर आपको मार्किंग करनी है तो उसके लिए आप पंचेस का यूज करते हैं। क्लियर है? ये 4 टाइप के होते हैं, सेंटर पंच, लेटर पंच, नंबर पंच और होल पंच। ये दिखता कैसा है? लेट्स शो यू। पहला है आपका सेंटर पंच। क्या है? सेंटर पंच। पहला क्या है आपका? सेंटर पंच। सेंटर पंच का यूज जैसे आपको कभी ड्रिल करना है किसी वर्क पीस पे, तो जहां भी आपको ड्रिल पॉइंट है उस पॉइंट पे आप सेंटर पंच से एक मार्क कर दोगे, एक लाइट सा उस पे मार्किंग कर दोगे, तो उससे क्या होगा कि जब आप ड्रिल बिट ड्रिलिंग करने जाओगे तो ड्रिल बिट की जो पॉइंट होगा वो उस पॉइंट पे बैठ जाएगा, जिससे कि ड्रिल बिट वबलिंग नहीं करेगा, इधर उधर स्लिप नहीं होगा और आपके ड्रिल बिट टूटेंगे नहीं। तो उसको यूज़ करने से पहले सेंटर पंच की मार्किंग, या अगर आप कहीं लाइन खींचते हो किसी वर्क पीस पे तो वो इरेज होने के चांसेस है, तो उस पर पॉइंट पॉइंट करके आप सेंटर पंच से स्ट्राइक कर सकते हैं। सेंटर पंच यूज़ करने से पहले क्या सेफ्टी लेना है? इसमें आपको हैंड ग्लव्स पहनना है, प्रॉपर होल्ड करना है, और जो स्लेज हैमर यूज़ कर सकते हैं, स्लेज हैमर में कहीं ऑयल ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए, हैंडल शुड बी प्रॉपर कनेक्टेड विद द हैमर। क्लियर है सबको? उसके बाद आता है आपको लेटर पंच। लेटर पंच का भी यूज़ हम मार्किंग करने के लिए करते हैं। जैसे आपने किसी मशीन को ओवरहॉल किया है, ठीक है, आपने किसी मशीन को ओवरहॉल किया है, तो ओवरहॉल करेंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे बड़े पार्ट्स होंगे, हो सकता है कि वो रिपेयर वर्क काफ़ी लंबा समय तक चले, तो आप भूल जाओगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे फिक्स करना है। तो उसके लिए यू शुड यूज़ द लेटर पंच और नंबर पंच फॉर मार्किंग। अगर आपने उसमें मार्क कर दिया है तो वो आप भूलोगे नहीं कौन सा पार्ट कहाँ पे लगाना है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ लेटर पंच एंड नंबर पंच। आपने स्पैनर देखा होगा, स्पैनर पे नंबर प्रिंट होता है, तो उस नंबर को भी प्रिंट करने के लिए नंबर पंच का ही यूज़ किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा होल पंच। नेक्स्ट हमारा क्या है? होल पंच। होल पंच का काम क्या होता है? होल पंच, जैसे आपने गैस्केट देखा, रबड़ की गैस्केट होती है, रबड़ शीट होता है, ठीक है, वो हम लोग लीकेज से प्रिवेंट करने के लिए दो पाइप फ्लेंज के बीच में रबड़ की शीट लगाते हैं। तो उसको उसमें होल जनरेट करने के लिए, होल कट करने के लिए हम लोग होल पंच का यूज़ करते हैं। होल पंच इस टाइप का दिखता है, और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है होल पंच यूज़ करते समय या करने से पहले? जो रबर शीट है उसके नीचे आपको किसी वुडन पीस को रखना है, या रबर की शीट रख लीजिए, ताकि इसका जो शार्पनेस है वो डैमेज ना हो। अगर नीचे कोई मेटल शीट होगा या हार्ड मेटल होगा तो वो आपके होल पंच को होल पंच की शार्पनेस को डैमेज कर देगा। क्लियर है? तो दिस इज द यूज ऑफ होल पंच। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है हमारा स्पैनर। स्पैनर्स क्या होते हैं? It is used for tightening and opening the nut and bolt. It is used for tightening and opening the nut and bolt. uh, यही काम होता है ना स्पैनर? हाँ, यही काम होता है। इट इज यूज फॉर टाइटनिंग एंड ओपनिंग द नट एंड बोल्ट्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैनर्स, वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन ईच। तो पहला है हमारा डबल एंडेड ओपन स्पैनर। डबल एंडेड ओपन स्पैनर, ये कैसा दिखता है? इसको गांव में पाना भी बोलते हैं। दिस इज व्हाट डबल एंडेड ओपन स्पैनर। ये अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज कॉम्बिनेशन के साथ होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डबल एंडेड ऑफसेट रिंग स्पैनर। डबल एंडेड ऑफसेट रिंग स्पैनर। डबल एंडेड ऑफसेट रिंग स्पैनर, ये इस टाइप का होता है। ये जो ऑफसेट क्यों बोल रहे हैं? ऑफसेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लाइन से थोड़ा सा ऑफ होता है दोनों तरफ से, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि भाई आपके पास सेम साइज का ओपन स्पैनर है और सेम साइज का डबल एंडेड रिंग स्पैनर है, तो आप कौन सा प्रीफर करेंगे, कौन सा यूज करेंगे? तो आप बोल सकते हो सर हम रिंग स्पैनर यूज करेंगे। वाई? बिकॉज रिंग स्पैनर गिविंग द प्रॉपर ग्रिपिंग ऑन द नट एंड बोल्ट्स। क्लियर एवरीवन? ये आपको प्रॉपर ग्रिप करेगा, स्लिप होने के चांसेस नहीं होंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होंगे। बट there are some places where you cannot put the ring spanner, at that place you can use the open spanner. Okay, नट कैसा होता है? नट एंड बोल्ट।
दो चीज़ें होती हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है नट एंड बोल्ट में। तो जिसमें इंटरनल थ्रेड होता है उसको बोलते हैं नट, और जिसमें एक्सटर्नल थ्रेड होता है उसको बोलते हैं बोल्ट। ये जो एक्सटर्नल थ्रेड है ये होता है बोल्ट, और जो इंटरनल थ्रेड है उसको बोलते हैं नट। क्लियर एवरीवन? नाउ थर्ड वन इज व्हाट? कॉम्बिनेशन स्पैनर। कॉम्बिनेशन स्पैनर। तीसरा क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन स्पैनर। कॉम्बिनेशन स्पैनर में वन साइड आपका ओपन एंडेड होगा और अदर साइड रिंग एंडेड होगा। ठीक है, इसमें आपका सेम साइज का होता है, 17-17 देखिए लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ आपका सेम साइज होगा, एक तरफ रिंग होगा एक तरफ ओपन होगा। ये भी अलग अलग साइज के आते हैं। इसके बाद आता है आपका डबल एंडेड रिंग स्पैनर। डबल एंडेड रिंग स्पैनर में क्या डिफरेंस है डबल एंडेड ऑफसेट से? ऑफसेट में क्या था? मेन लाइन से आउट था, एक्सिस लाइन से आउट था। लेकिन जो ओपन डबल एंडेड रिंग स्पैनर है, डबल एंडेड जो रिंग स्पैनर है वो सेम लाइन में होता है। वो किस में होता है? सेम लाइन में होता है, वो ऑफसेट में नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ पे आपका ऑफसेट रिंग स्पैनर ना लगे वहाँ पे आप डबल एंडेड रिंग स्पैनर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फ्लेयर स्पैनर। क्या आता है? फ्लेयर स्पैनर। नेक्स्ट आपका आता है फ्लेयर स्पैनर। फ्लेयर स्पैनर भी रिंग स्पैनर की तरह ही होता है, बट आगे से थोड़ा सा कट होता है। जहाँ पे आपका रिंग स्पैनर ना लग सके वहाँ पे आप फ्लेयर स्पैनर यूज़ करते हैं, ताकि प्रॉपर ग्रिपिंग भी मिले और ओपन एंड होने की वजह से वो लग भी जाए। क्लियर है? उसके बाद आपका आता है एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर के चार नाम होते हैं। एक नाम होता है एडजस्टेबल स्पैनर क्योंकि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा नाम होता है स्क्रू स्पैनर क्योंकि ये स्क्रू पे काम करता है। तीसरा होता है शिफ्टर, जो कि जनरली शिप पे शिफ्टर नाम से ही बोला जाता है। तो ये आपका जॉ इसके शिफ्ट हो सकते हैं, दैट्स वाई इट्स नेम इज व्हाट? shifter. Okay, and last name is what? American spanner. It is used for tightening a nut and bolt very lightly. जैसे आपको कोई नट एंड बोल्ट, आप वॉच कीपिंग कर रहे हो, राउंड पे हो और कोई नट एंड बोल्ट आपको थोड़ा सा लूज लग रहा है तो आप थोड़ा सा इससे आप टाइट कर सकते हो। हैवी यूज़ के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। हैवी यूज़ के लिए आप नॉर्मल स्पैनर से यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पाइप रेंज। क्या आता है? पाइप रेंज। पाइप रेंज क्या होता है? जब आप प्लम्बिंग वर्क करते हैं, प्लम्बिंग वर्क करने के लिए पाइप रेंज का यूज़ किया जाता है। प्लम्बिंग वर्क करने के लिए पाइप रेंज का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका एल्बो टाइट करना है या आपको सॉकेट यूनियन, ये सारी चीज़ें पाइप में टाइट करनी है तो उसके लिए आप पाइप रेंज का यूज़ करते हैं। एक होता है आपका मंकी रेंज। क्या होता है? मंकी रेंज। एक क्या होता है आपका? मंकी रेंज। तो मंकी रेंज आपको पाइप रेंज से ज़्यादा ग्रिप मिलेगा, अच्छा ग्रिप मिलेगा, और आपको किसी भी पाइप को होल्ड करने में आसानी होगी। कैसा दिखता है मंकी रेंच? एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं, एक मंकी रेंच होता है और एक मंकी प्लायर होता है। तो मंकी रेंच और मंकी प्लायर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मंकी रेंच आप ये पाइप वर्क के लिए यूज़ करते हैं, और जो मंकी प्लायर है वो किसी भी वर्क पीस को, डिफरेंट साइज़ के वर्क पीस को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये आप देख रहे हो पाइप में थ्रेड बना हुआ है, यहाँ पे एक नट लगा हुआ है जिससे कि आप एडजस्ट करके डिफरेंट साइज़ के पाइप को होल्ड कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा बॉक्स स्पैनर। बॉक्स स्पैनर। बॉक्स स्पैनर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बॉक्स स्पैनर में पहली चीज़ तो होती है सॉकेट। डिफरेंट डिफरेंट साइज के सॉकेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक होता है रैचेट हैंडल। इसको बोलते हैं रैचेट हैंडल। ये रैचेट हैंडल का क्या काम होता है? रैचेट का मतलब होता है कि यू कैन rotate in clockwise and anti-clockwise both direction without removing from its place। उसको उस अपनी जगह से निकाले बिना आप दोनों ही डायरेक्शन में हैंडल को मूव कर सकते हो। जनरली स्पैनर में क्या होता है? आपने लगाया, घुमाया, फिर निकाल के फिर लगाया, फिर घुमाया, फिर निकाल के फिर लगाया, फिर घुमाया। लेकिन रैचेट हैंडल में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही डायरेक्शन में घुमाओ, फिर दूसरे डायरेक्शन में बिना उसको निकाले आप वापस आ सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा की लगा होता है, इस की हेल्प से आप सॉकेट को
जो नट है उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हैवी वर्क के लिए रेचेट हैंडल इज़ नॉट सुटेबल। इसमें एक्चुअली गियर का अरेंजमेंट होता है जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को चेंज करता है, तो वो छोटे गियर्स होते हैं। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, मतलब टाइट नट को ओपन या क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तो उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। उसके लिए हमारे पास दूसरा स्पैनर। बाकी कुछ थोड़ा हैवी वर्क करना है तो आप टी हैंडल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें टी हैंडल होता है, इसमें भी ये सॉकेट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक्सटेंशंस बार होते हैं जो कि अगर कहीं डीप जगह है जहाँ पे आपका नॉर्मल टी हैंडल या रेचेट हैंडल नहीं पहुँच पा रहा है, उसको एक्सटेंड करके आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग क्या होता है? यूनिवर्सल कपलिंग होता है जो कि 360 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ऐसी जगह पे कंजस्टेड एरिया है जहाँ एंगल पे कोई नट एंड बोल्ट लगा हुआ है, उस जगह पे आप यूनिवर्सल कपलिंग का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारा स्लॉजिंग स्पैनर। स्लॉजिंग स्पैनर क्या होता है? स्लॉजिंग स्पैनर होता है जो हैवी नट टाइट होते हैं या कोई नट ऐसा है जो जैम है, रस्टेड है, उसको ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप स्लॉजिंग, ओपन स्लॉजिंग है, रिंग स्लॉजिंग है, दोनों का यूज़ कर सकते हैं जो आपको सुटेबल पड़ता है। अब क्यों यूज़ करते हैं इसको? जनरली अगर आप नॉर्मल स्पैनर देखो, नॉर्मल रिंग स्पैनर या ओपन स्पैनर अगर आप देखते हैं, तो स्पैनर में अगर आप इस तरफ से स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से टूटने का चांस रहता है क्योंकि यहाँ पे कोई सॉलिड मटेरियल नहीं है। अंडरस्टूड? लेकिन जो आप स्लॉजिंग स्पैनर देखते हो तो उस केस में आपको एक लास्ट एंड पे आपको सॉलिड मटेरियल मिलता है जो जहाँ पे आप स्लेज हैमर से स्ट्राइक करके जैम नट को ओपन कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो एक एक पर्सन हैमर लेकर के, स्लेज हैमर लेकर के उसके सॉलिड एंड पे स्ट्राइक कर रहा है। तो इसमें आपका स्पैनर डैमेज नहीं होगा, और जैम नट भी ओपन किया जा सकता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है आपका टॉर्क रेंज। क्या है? टॉर्क टॉर्क रेंज। टॉर्क रेंज क्या होता है? टॉर्क रेंज जनरली इसको हम ओपन नट को ओपन करने के लिए यूज़ नहीं करते, इसको हम नट को टाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी जगह स्पेशल प्लेसेस होते हैं जैसे कि आपका इंजन के पार्ट्स हैं, कंप्रेसर के पार्ट्स हैं, जहाँ पे आप ऐसे नट नहीं टाइट कर सकते कि एक दो राउंड घुमाया, एक चार राउंड घुमाया, काम चल जाएगा। नहीं, आपको वहाँ पे सारे नट्स प्रॉपर एक एक वैल्यू के साथ आपको टाइट करना होता है, एक ताकत के साथ टाइट करना होता है। वहाँ पे आप टॉर्क रेंज का यूज़ करते हैं। टॉर्क रेंज क्या होता है? टॉर्क का मतलब होता है कि जो आपने फोर्स लगाया और कितना वो डिस्प्लेस हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो कि आपने फोर्स कितना लगाया और वो कितना टर्न हुआ, तो उसको बोलते हैं टॉर्क। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है और मीटर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है, तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है। यहाँ पे स्केल बना होता है, आप स्केल में वैल्यू को सेट करते हो, उतनी ही वैल्यू पे आपका नट टाइट होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसमें भी आप आगे की तरफ क्या लगाओगे? सॉकेट लगाओगे। यहाँ पे बना हुआ है सॉकेट लगाने के लिए, बॉक्स पैनल का सॉकेट आप लगाओगे। सॉकेट लगा करके आप वैल्यू सेट करके किसी भी नट को टाइट कर सकते हैं एट इक्वल टॉर्क। और वो टॉर्क बताएगा कौन? वो आपको मैन्युफैक्चरर बताता है जिसने उस मशीन को बनाया है। क्लियर है सबको? टॉर्क रेंज क्लियर है? आई थिंक सारे स्पैनर हो गए हैं। एक बचा हुआ है एलन की एंड क्रोफुट स्पैनर। तो एलन की के लिए आपको पहले एलन स्क्रू समझना पड़ेगा। एलन स्क्रू क्या होता है? जिसके इंटरनल हेक्सागोनल हेड होते हैं। जो ऐसे जनरली बोल्ट के क्या होते हैं? बाहर की तरफ हेक्सागोनल हेड होते हैं, लेकिन एलन स्क्रू में इंटरनल हेक्सागोनल हेड होते हैं, उसको बोलते हैं एलन स्क्रू। और इसको ओपन करने के लिए जो स्पैनर यूज होता है उसको बोलते हैं एलन की। एलन की कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस इज योर एलन की। आप एलन स्क्रू में लगा करके एलन एलन बोल्ट्स को ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका क्रोफुट स्पैनर। क्रोफुट स्पैनर क्रोफुट स्पैनर क्या होता है? जैसे आपका किसी एंगल पे कोई बोल्ट है, उसको ओपन करने के लिए क्रोफुट स्पैनर का यूज किया जाता है। क्लियर है सबको? सारे स्पैनर हो गए। स्पैनर यूज करते समय सेफ्टी क्या लेना है? प्रॉपर साइज का होना चाहिए, प्रॉपर होल्ड होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का ग्रीस एंड ऑयल नहीं लगा होना चाहिए।
क्लियर एवरीवन? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लायर्स। प्लायर क्या होता है? इट इज यूज फॉर होल्डिंग, ग्रिपिंग एंड वायर कटिंग। कौन कौन से प्लायर होते हैं? कॉम्बिनेशन प्लायर, इंसुलेटेड प्लायर, सर्कुलर प्लायर, बेंड नोज प्लायर एंड फ्लैट नोज प्लायर। कैसा दिखता है, क्या काम होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसका दूसरा नाम है हाई लिवरेज कॉम्बिनेशन प्लायर। हाई लिवरेज कॉम्बिनेशन प्लायर, दिस इज योर प्लायर। ये जनरली सबके घरों में होता है। आगे से हम लोग इसको ग्रिप करते हैं, यहाँ से भी ग्रिप करते हैं, यहाँ से वायर कट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर, जहाँ पे आप प्लायर की हेल्प से किसी चीज को होल्ड ना कर पाए। फ्लैट नोज प्लायर, अगर आप प्लायर की हेल्प से किसी चीज को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसके जॉ छोटे पड़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग कंजेस्टेड प्लेस पे, सकरी जगह पे फ्लैट नोज प्लायर को यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ से भी वायर कट हो सकता है, ग्रिप करते हैं, और आगे लंबा सा नोज होता है, इसलिए इसका नाम है फ्लैट नोज प्लायर। नेक्स्ट होता है हमारा बेंट नोज प्लायर। बेंट नोज प्लायर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑनलाइन में इसका डायग्राम आता है, कंफ्यूजन होता है लड़कों को दो प्लायर में, बेंट नोज प्लायर और सर्कुलर प्लायर में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सॉरी। दिस इज योर फ्लैट नोज प्लायर, सॉरी बेंट नोज प्लायर। बेंट नोज प्लायर में ये 45 डिग्री पे फोल्ड है। इसके जो जॉ हैं ये 45 डिग्री पे फोल्ड है, और इसमें तीत कटे होते हैं। इसमें क्या कटे होते हैं? तीत कटे होते हैं। क्लियर है सबको? इसमें क्या कटे होते हैं? तीत कटे। और जो आपका सर्क्लिप प्लायर होता है, एक होता है हमारा सर्क्लिप प्लायर। सर्क्लिप प्लायर, सर्क्लिप प्लायर में आप ध्यान दोगे तो ये इस टाइप का सर्क्लिप प्लायर होता है। ठीक है। इसमें इसके जो जॉ बेंड होते हैं ये 90 डिग्री पे बेंड होते हैं। कितने पे? 90 डिग्री पे बेंड होते हैं, और ये पॉइंटेड होता है, इसमें किसी भी तरीके का तीथ नहीं होता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेंट नोज प्लायर एंड सर्क्लिप प्लायर। सर्क्लिप प्लायर का एग्जाम में आता है डायग्राम, तो कंफ्यूजन में लड़के सर बेंट नोज प्लायर लगा देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इट इज अ डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेंट नोज प्लायर एंड सर्कुलर प्लायर, कि ये 90 डिग्री पे फोल्ड होता है और इसमें कोई टीथ नहीं होते, इसमें छोटे पॉइंट होते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारा वाइस ग्रिप प्लायर। वाइस ग्रिप प्लायर, वाइस ग्रिप प्लायर। वाइस ग्रिप प्लायर क्या होता है? वाइस ग्रिप प्लायर, जैसे आप कोई भी और नॉर्मल हम लोग ने प्लायर देखा, उसमें आप किसी चीज को होल्ड करोगे तो आपका हैंड एक बिजी रहेगा उसको होल्ड करने में। लेकिन वाइस ग्रिप प्लायर में ये स्प्रिंग अरेंजमेंट की हेल्प से आप इसको लॉक कर सकते हो, ताकि आपका जो प्लायर है वो वर्कपीस को होल्ड किया रहे और आपका हाथ भी फ्री हो जाए। तो दिस इज व्हाट वाइज, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज व्हाट वाइज ग्रिप प्लायर। नेक्स्ट है आपका इंसुलेटेड, इंसुल इंसुलेटेड प्लायर। इंसुलेटेड प्लायर, इंसुलेटेड प्लायर सारे प्लायर्स होते हैं, जितने भी हमने प्लायर्स देखे सारे इंसुलेटेड कंडीशन में होते हैं, अगर उसके ऊपर रबड़ की कोटिंग की हुई है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए इंसुलेटेड प्लायर का हम लोग यूज करते हैं। ये फ्लिप इंसुलेटेड प्लायर में आपका कॉम्बिनेशन प्लायर भी आता है, मंकी प्लायर भी आता है, फ्लैट नोज प्लायर भी आता है, वायर कटर्स भी आते हैं, जो कि इंसुलेटेड होते हैं। क्लियर है सबको? और एक है आपका मंकी प्लायर, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। मंकी प्लायर को भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको भी अलग अलग शेप के वर्क पीस को होल्ड किया जा सकता है। दिस इज योर मंकी प्लायर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है हमारा लिफ्टिंग डिवाइस। लिफ्टिंग डिवाइस एंड टैकल। लिफ्टिंग डिवाइस का काम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना। अब वहां पे 10-12 लोग तो है नहीं कि आओ भाई 10 लोग हाथ लगाओ और किसी भी चीज को उठा लो। उठा के रखना पड़ता है, उसके उठाए रखना पड़ता है, फिर उसमें कुछ काम करना होता है, तो आप हमें परमानेंट 10 लोग को नहीं यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास लिफ्टिंग डिवाइसेस होते हैं, लिफ्टिंग टैकल्स होता है। क्लियर है सबको?
तो लिफ्टिंग डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? चैन ब्लॉक होता है, रैचेट ब्लॉक है, क्रेन है, पुली है, ट्रॉली है और इंजन रूम क्रेन है। और टैकल्स क्या होते हैं? आई बोल्ट, साइकिल्स, वायर स्लिंग, रिसाइकल, चैन एंड हुक्स। ये जो लिफ्टिंग टैकल्स, लिफ्टिंग डिवाइस एंड लिफ्टिंग टैकल बोथ आर अ डिफरेंट थिंग। लिफ्टिंग डिवाइसेस की हेल्प करता है लिफ्टिंग टैकल, क्योंकि अगर हम चैन ब्लॉक के डायग्राम को देखें, चैन ब्लॉक होता कैसा है। चैन ब्लॉक, अगर आप चैन ब्लॉक को देखते हैं ध्यान से, तो दिस इज योर चैन ब्लॉक। तो चैन ब्लॉक में ये जो हुक है, ये आप किसी मशीन पे कहाँ लगाओगे? तो उस मशीन पे लगाने के लिए कुछ ऐसा स्पेस चाहिए, राउंड शेप चाहिए, जहाँ पे आपको हुक को लगाना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हुक में स्टॉपर लगा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिफ्टिंग टैकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई बोल्ट, फॉर एग्जाम्पल आई बोल्ट। तो आई बोल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका आई बोल्ट है, ठीक है। आई बोल्ट है, इसको हम मशीन में इंटरनल होल के हेल्प से टाइट कर सकते हैं और इसमें आप हुक को लगा सकते हैं स्टॉपर के साथ। क्लियर है? तो ये लिफ्टिंग टैकल है। इसका भी इसमें आपको थ्रेड की कंडीशन चेक करनी होती है और चैन ब्लॉक में आपको चैन की कंडीशन, पुली की कंडीशन चेक करनी होती है, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या चेक करना होता है? इसका सेफ वर्किंग लोड, इसका सेफ वर्किंग लोड। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1 टन। तो सेफ वर्किंग लोड क्या होता है? इन किसी भी लिफ्टिंग डिवाइस या टैकल को यूज़ करने से पहले आपको सेफ वर्किंग लोड चेक करना है। सेफ वर्किंग लोड क्या होता है? द लोड विच कैन बी लिफ्टेड बाय दैट पर्टिकुलर डिवाइस सेफली, द मैक्सिमम लोड। अब फॉर एग्जांपल आपको, आपकी कैपेसिटी है 50 किलो वजन उठाने की, तो आपको अगर हम 50 किलो देंगे, आप इजीली उठा करके, कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। अगर हम आपको 60 किलो देते हैं तो क्या होगा? तो जब हम आपको 60 केजी का वजन देंगे, तो आप एक टाइम पे ब्रेक हो सकते हो, टूट सकते हो। और एक एक होता है आपका ब्रेक 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 लोड, ब्रेक पॉइंट। जैसे आपकी कैपेसिटी अगर 50 किलो की और हम आपको 100 किलो दे दें, जो कि आपका ब्रेक लोड है, तो उस जगह पे आप एक कदम भी नहीं चल सकते, आप ब्रेक हो जाओगे। तो सेफ वर्किंग लोड और ब्रेक लोड के बीच का जो लोड होता है, उस टाइम पे आप कभी भी लिफ्टिंग जो डिवाइस है वो डैमेज हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। लेकिन जो सेफ वर्किंग लोड होता है, इसके अंदर आप किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हो, तो वो आपका डैमेज नहीं होगा। तो बिफोर यूजिंग एनी लिफ्टिंग डिवाइस एंड टैकल, यू मस्ट बी चेक सेफ वर्किंग लोड विच इज प्रिंटेड ऑन द एनी विजिबल प्लेस और बॉडी ऑफ द चैन ब्लॉक, रैचेट ब्लॉक, क्रेन, पुली, वटेवर। क्लियर है? आपने अगर जेसीबी क्रेन देखा होगा, तो उस पे भी लिखा होता है 10 टन, 15 टन, 5 टन की कैपेसिटी तक वो वहाँ पे लिफ्ट कर सकता है, उस पॉइंट पे वो टूटेगा नहीं, ठीक है। और उसका प्रॉपर वर्किंग कंडीशन आपको चेक करना होता है कि कहीं चैन डैमेज ना हो, रोप डैमेज ना हो, वायर डैमेज ना हो। क्लियर है? उसके बाद आप, जब आप किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हो, तो उसके नीचे कोई खड़ा नहीं होना चाहिए और प्रॉपर पीपीई लेकर के आपको लिफ्टिंग डिवाइस और लिफ्टिंग टैकल का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा आता है टाई एंड डाई नट, डाई नट एंड डाई सेट। तो जब आप किसी बोल्ट पे एक्सटर्नल थ्रेड बनाना है, एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए किसी राउंड बार पे आपको एक्सटर्नल थ्रेड बनाना है, तो आप डाई नट का यूज़ करेंगे, जो कि ये रहा। डिफरेंट डिफरेंट साइज के डाइज आते हैं और ये उसका डाई हैंडल है। उसके बाद अगर पाइप पे, राउंड बार का मतलब क्या होता है? वो सॉलिड होना चाहिए, वो हॉलो नहीं होना चाहिए। तो उस पे अगर आप बना रहे हो तो डाई नट का यूज़ करोगे। और अगर डाई सेट का यूज़ करना है, तो उसके लिए पाइप पे अगर आपको थ्रेड बनाना है, उसके लिए आप डाई सेट का यूज़ करते हो। ये अलग अलग साइज के डाइज हैं और ये रैचेट हैंडल है, जिससे कि आप पाइप पे एक्सटर्नल थ्रेड बनाते हो। क्लियर है? इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं टैप, टैप एंड टैप होल्डर, ठीक है। तो ये आपके टैप हैं, जो कि तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टैपर टैप, दूसरा होता है प्लग टैप, तीसरा होता है बॉटमिंग टैप। इससे आप इंटरनल नट के अंदर थ्रेड बनाना है, किसी इंटरनल थ्रेड बनाना है, तो वहाँ पे आप होल करके टैप का यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है? पहला टैपर टैप, फिर होता है प्लग टैप, फिर होता है बॉटमिंग टैप। ये तीनों दिखने में तो एक जैसे हैं, पहचानना कैसे है? तो टैपर टैप को पहचानने के लिए आगे से आप देखोगे कि इसके फाइव
5 to 8 थ्रेड या 7 to 10 थ्रेड इसके घिसे होते हैं, डैमेज होते हैं। और जो आपका प्लग टैप होता है 3 से 5 थ्रेड इसमें डैमेज होते हैं। और बॉटमिंग टैप में 1 से 1.5 थ्रेड 1 to 1.5 थ्रेड आर डैमेज होते हैं। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले हम यूज करेंगे टैपर टैप, जिससे कि इंटरनल होल में हल्की हल्की प्रिंट आ जाएगी। फिर प्लग टैप से थ्रेड बनेगा और बॉटमिंग से फाइनल थ्रेड बनेगा, जो कि जल्दी डैमेज नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली बॉटमिंग टैप का यूज करेंगे तो उसके टैप के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर टैपर टैप का आप यूज नहीं करते, उस पर प्रिंट नहीं आएगा इजिली, आपका इंटरनल थ्रेड नहीं बनेगा। तो यू मस्ट बी यूज एट बाई सीक्वेंस। द फर्स्ट वन इज टैपर टैप, सेकंड वन इज प्लग टैप एंड थर्ड वन इज बॉटमिंग टैप। इसका साइज कैसे पता करें? ये भी अलग अलग साइज के आते हैं, 10 mm, 8 mm, 6 mm, 7 mm। ठीक है, तो इसके भी अलग अलग साइज होते हैं, जो कि इस बॉडी पार्ट पे लिखा होता है। बॉडी पार्ट पे लिखा होता है इन लोग का साइज। क्लियर है? एग्जामिनर बोलता है कि आप जाओ 10 mm का थ्रेड बना के ले आओ या 8 mm का थ्रेड बना के लाओ, तो उसके लिए आपको ड्रिल का साइज पता करना पड़ेगा। उस फिर ड्रिल से होल करेंगे, उस ड्रिल से होल करने के बाद आप टैप का यूज करेंगे। तो ड्रिल का साइज कैसे पता करेंगे? टैप के ऊपर टैप का साइज और पिच का साइज लिखा होता है। पिच क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ नट इन 1 रिवोल्यूशन। जब एक नट एक बोल्ट के ऊपर एक रिवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं पिच। तो वो पिच का साइज लिखा रहता है। उस पिच को आप टैप के साइज से माइनस करोगे तो ड्रिल का साइज पता चल जाएगा कि ड्रिल बिट कितने mm का यूज करना है। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 10 mm का टैप है, इसकी जो पिच होती है 1.5 mm होती है। तो 10 mm में से 1.5 mm माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.5 mm। 8.5 mm के ड्रिल बिट से आप ड्रिलिंग करेंगे, देन आफ्टर 10 mm का आप टैप लगाएंगे। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मेजरिंग टूल यूज ऑन बोर्ड शिप। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग टूल विच इज यूज ऑन बोर्ड शिप। पहला आपका स्टील स्केल होता है। स्टील स्केल सबके घरों में होता है, स्कूल में आपने यूज किया होगा। तो स्टील स्केल का काम क्या होता है? किसी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, विड्थ, हाइट, थिकनेस और अदर डायमेंशन को आप मेजर कर सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? mm में आप मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में और इंच में। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल और एक होता है माइक्रोमीटर। ये आपको प्रिसाइज वैल्यू मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप स्केल की बात करें तो स्केल से आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? 1 mm मेजर कर सकते हैं, इससे कम आप मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है, इसकी जो लीस्ट काउंट होती है 0.02 mm होती है। सम प्लेसेस पे आपको 0.05 mm का भी देखने को मिलेगा, 0.001 mm का भी देखने को 0.01 mm का भी देखने को मिलेगा। जो डिजिटल वर्नियर होता है उसका लीस्ट काउंट 0.0001 होता है, 3 डिजिट तक जाता है पॉइंट के। क्लियर है सबको? और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वर्नियर स्केल यूज करें या माइक्रोमीटर यूज करें तो mm में ही रीडिंग लीजिएगा। mm में आपको हेल्पफुल रहेगा। उसको आप बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बता सकते हैं, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है। mm में होता है, इसलिए आप सारे डायमेंशंस आप mm में मेजर करिए। क्लियर है? उसके बाद आप नेक्स्ट हमारा माइक्रोमीटर है। उससे भी प्रिसाइज अगर आपको किसी चीज को मेजर करना है, पतली से पतली चीज को मेजर करना है, तो जो माइक्रोमीटर है वो उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। तो उस लिमिट तक आप माइक्रोमीटर का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या ध्यान, माइक्रोमीटर का दूसरा नाम स्क्रू गेज भी होता है। तो कभी आप स्क्रू गेज सुने तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। माइक्रोमीटर एंड स्क्रू गेज आर अ सेम थिंग। अगर आप इसको थोड़ा, माइक्रोमीटर सेंसिटिव टूल होता है, सेंसिटिव डिवाइस होता है, तो इसको यूज करते समय थोड़ा सा हैंडल मतलब उसको हैंडल करना है थोड़ा केयरफुली। फ्रेम को पकड़ करके ही आप मेजर करिए। दूसरा, यहाँ जो रैचेट हैंडल है, रैचेट हैंडल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइट करिए यहाँ एनविल के ऊपर लगा करके। इससे क्या होगा कि ओवर टाइट नहीं होगा और आपको रीडिंग करेक्ट मिलेगी। और ओपन करने के लिए ये नर्ल ग्रिप जो होता है, इसका आप यूज करके एनविल को ओपन कर सकते हैं, स्पिंडल को ओपन कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है प्रेशर गेजेस, थर्मामीटर, हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप का भी आपका काम होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मेजर करना। इसका डायमेंशन, इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं? mm में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, इंच में और मीटर में। नेक्स्ट आता है आपका डायल गेज। डायल गेज से हम किसी भी सरफेस, राउंड बार का
वबलिंग चेक करते हैं, किसी शाफ्ट में वबलिंग तो नहीं आ रही है, या किसी राउंड, जब आप लेथ मशीन पे काम करोगे तो लेथ मशीन में जब आप वर्क पीस को लगाओगे तो वो रोटेट अपनी एक्सिस पे हो रहा है या वबलिंग हो रही है, उसको चेक करने के लिए आप डायल गेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका मार्किंग टूल। मार्किंग टूल क्या होता है? स्टील स्क्राइबर, सेंटर पंच, लेटर पंच, नंबर पंच, जिससे कि आप किसी वर्क पीस पे मार्किंग कर सकते हो। लाइन खींचना है, कोई शेप बनाना है, यू कैन मार्क आउट बाय द स्टील स्क्राइबर, सेंटर पंच एंड लेटर पंच। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ट्राई स्क्वायर, यूज फॉर मेकिंग एंड चेकिंग द सरफेस ऑफ 90 डिग्री। अब आप किसी चीज को फाइल करते हो, प्लेन फाइल करना चाहते हो, प्लेन फाइल कर रहे हो आप किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो 90 डिग्री पे फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको चेक करने के लिए आप ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। ट्राई स्क्वायर दिखता कैसे है? इट्स ऑन द गूगल। ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर दिखता कैसे है? इस टाइप का ट्राई स्क्वायर होता है। इससे आप चेक करते हो कि आपका जो सरफेस है वो 90 डिग्री है कि नहीं है। क्लियर है? दिस इज योर ट्राई स्क्वायर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर। ठीक है, इससे आप चेक करते हो कि आपका सरफेस 90 डिग्री है कि नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा फिलर गेज। फिलर गेज का काम क्या होता है? फिलर गेज में पतली पतली पत्तियां होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस की ब्लेड्स होते हैं, जिससे कि हम क्लियरेंस मेजर करते हैं बिटवीन टू मेटिंग सरफेस। मेटिंग सरफेस का मतलब क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी है और दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मेटिंग सरफेस। फॉर एग्जांपल, कोई आप शाफ्ट ले लीजिए, शाफ्ट के ऊपर बियरिंग लगा हुआ है, तो बियरिंग और शाफ्ट के बीच में कोई गैप नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं क्लियरेंस दिख रहा है, उसमें कुछ क्लियरेंस, भाई कुछ तो गैप होगा तभी तो वो फिट हो रहा है। अगर कोई जीरो क्लियरेंस होगा, जीरो होगा, तो कैसे उस पे अंदर फिट होगा? कुछ ना कुछ क्लियरेंस होगा। तो उस क्लियरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग फिलर गेज का यूज करते हैं। और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि टैपेट क्लियरेंस है, क्लियरेंस बिटवीन पिस्टन रिंग एंड पिस्टन ग्रूव है। तो ये हम लोग चैप्टर 7 में देखेंगे कि व्हाट इज टैपेट, व्हाट इज पिस्टन ग्रूव, पिस्टन रिंग क्या क्या होता है। क्लियर है सबको? अब कभी कभी एग्जामिनर पूछते हैं कि आपका जो फिलर गेज है, फिलर गेज पे जो मार्क किया हुआ है वो अगर इरेज हो गया तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आप माइक्रोमीटर का यूज करके इसकी थिकनेस को मेजर कर सकते हो और एग्जामिनर को बता सकते हो। उसके बाद आपका आता है थ्रेड गेज। थ्रेड गेज से हम लोग पिच को मेजर करते हैं, बोल्ट के पिच को। पिच क्या होता है, जैसे उसके बारे में हमने आपको बताया था कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ नट इन वन रिवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड पिच। तो उसके पिच में, हर तीत के बीच में गैप कितना है, उसको मेजर करने के लिए, पिच को मेजर करने के लिए थ्रेड गेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हील स्पैनर, एफ की या व्हील स्पैनर। एफ की क्या होता है और कैसा दिखता है? जनरली जो आपके वॉल्स होते हैं ना शिप पे, उसको ओपन करने के लिए, उसको ओपन या क्लोज करने के लिए व्हील स्पैनर का यूज किया जाता है। हैंडल में लगा करके उससे हम लोग वॉल्स के हैंडल को ओपन करते हैं। दिस इज योर एफ की या व्हील स्पैनर। हाउ टू, कैसे यूज करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जैसे ये देखिए, आप वॉल्स है ना, इसमें आप एफ की को लगा करके, फंसा करके आप व्हील रिंच से, व्हील स्पैनर से वॉल्स के हैंड व्हील को इजीली रोटेट कर सकते हैं। दिख रहा है आपको? क्लियर है? इस तरीके से आप उसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा बियरिंग पुलर। बियरिंग पुलर क्या होता है? शाफ्ट में जो बियरिंग्स लगे होते हैं, गियर्स लगे होते हैं, उसको निकालने के लिए बियरिंग पुलर का यूज किया जाता है। कैसा दिखता है बियरिंग पुलर, कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। हाउ टू यूज बियरिंग बियरिंग पुलर, हाउ टू यूज द बियरिंग पुलर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से बियरिंग, शाफ्ट के बियरिंग में आप बियरिंग पुलर को लगाते हैं, फिर स्पैनर लगा के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाइट करते जाते हैं, तो ये बियरिंग को बाहर लेता आता है, बाहर निकालते हुए आ जाता है। इस तरीके से किसी बियरिंग को या शाफ्ट को आप निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कैलिपर्स। कैलिपर्स क्या होते हैं? आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और डिवाइडर, 3 कैलिपर होते हैं। डेप्थ कैलिपर भी होता है। इससे आप इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये आप चीजें मेजर कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको चाहिए कि स्टील स्केल अलग से चाहिए होता
होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का, जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें किसी भी तरीके का स्केल नहीं लगा होता है। इसको आप ये आउटसाइड जो कैलिपर है, इससे आउटर डायमीटर निकाल सकते हैं, थिकनेस निकाल सकते हैं। इनसाइड कैलिपर से इनर डायमीटर आप लोग निकाल सकते हैं और दो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको मेज़र करने के बाद स्टील स्केल के ऊपर रख करके आप उसकी डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। डिवाइडर का भी यूज़ किया है डिस्टेंस को मेज़र करना। क्लियर है? ये जनरली आप यूज़ करोगे कैस्केट बनाने के लिए, कहीं का इनर डाया आउटर डाया निकालने के लिए आप कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारा ये जो लेवल मेजरिंग डिवाइसेस हैं, और ये वोल्ट मीटर, एमीटर, प्रेशर गेज, थर्मामीटर, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 4 में देखेंगे और पढ़ेंगे। अभी के लिए चैप्टर 2 इज़ ओवर। आई होप सबको सारे टूल से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी क्लियर योर डाउट रिलेटेड टू टूल्स। Thank you very much. Chapter 2 is over. In next video we will start the chapter 3. Clear है सबको? अब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।